चार्ज कैरियर कौन से? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का यहाँ मूवमेंट शुरू होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और स्टार्टिंग में इनका मूवमेंट शुरू होगा तो करंट का डायरेक्शन आप क्या बता रहे हैं? पी से एन की तरफ बता रहे हैं। इस करंट को हम क्या बोलते हैं? हाई डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और मैंने क्या लिखा है? दिस इज मैक्सिमम इनिशियली, इट मींस जॉइंट करते ही स्टार्टिंग में ये फ्लो होगा और कोई चीज नहीं। अब आगे सुनिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे ये करंट फ्लो होगा, होल पी से एन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एन से पी आएंगे, तो दोनों तरफ से ये होल और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। इधर से आ रहा है होल हीरो, इधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन हीरोइन, बीच में क्या होगा? जंक्शन पे क्या होगा? ऐसा हो गया आपको कारण। चलिए तो ओके। सो इससे पहले हम लोगों ने पी और एन टाइप तक पढ़ लिया ना एक्सटेंसिव। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार क्विक रिपीट करते हैं, कुछ सवाल कर रहा हूँ ना, आंसर करना है ना। अच्छा, सबसे पहले हमने प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ा था। तो प्योर सेमीकंडक्टर की खास बात, इसमें नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, क्या नंबर में सेम होते हैं। अब क्योंकि दोनों चीजें सेम है नंबर में, तो जो भी करंट लिखा जाएगा, करंट का फॉर्मूला आई उसकी टर्म में नियाविटी, तो नियाविटी दोनों के लिए लगेगा, ठीक है। तो रेफ्यू के लिखेंगे सिग्मा, तो दोनों के लिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा होल, है ना। इस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे। अच्छा मेन एक चीज सुनी थी हमने कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी कंट्रीब्यूट करता है कंडक्टिविटी में। जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें इलेक्ट्रॉन और होल में मोबिलिटी ज्यादा किसकी है? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा आसानी से मूव कर सकता है, क्योंकि होल बेसिकली नियर बाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आकर उस होल को फिल अप करेगा, जिससे कि होल आगे मूव करेगा। अब नियर बाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो उसके लिए वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है फ्री के कंपैरिजन में, इस वजह से मोबिलिटी होल की कम होती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आया हुआ नीट 2021 में, पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया। पी टाइप कैसे बनता है? पी टाइप के लिए हमने डोपिंग करी थी। कौन से टाइप की डोपिंग? ट्राइवेलेंट डोपिंग। ट्राइवेलेंट मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम है, तो मतलब इसके याद से कि यार हमें टेट्रावैलेंट चाहिए, लेकिन उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, उससे क्या होगा फिर? हर एक एल्यूमिनियम। अच्छा, एग्जांपल ट्राइवेलेंट के कौन से? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये 4 एग्जांपल ध्यान रखने हैं। ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज है। अगर इनको डोप करते हैं तो उससे क्या होगा? हर एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, इसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं, डोनर बोलते हैं एक्सेप्टर, क्योंकि ये इंप्योरिटी जब आती है तो पास वाले सिलिकॉन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लो ले लेती है, जिससे क्या होगा? उस एल्यूमिनियम पर चार्ज कैसा आएगा? अगर हम एल्यूमिनियम मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम जो आयन, जो एटम है, वो माइनस नेगेटिव आयन बन जाते हैं, और साथ में एक होल भी क्रिएट होता है। तो फॉर ईच एक्सेप्टर इंप्योरिटी देयर विल बी वन होल, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर एन टाइप की बात करें। अच्छा, एन टाइप में क्या होता है? अच्छा, ये पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के लिए कौन सा जाएगा? होल्स, क्योंकि यहाँ होल्स मिल रहे हैं आपको। डोपिंग करने से मेनली होल मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर मेरा पी टाइप का एक मटेरियल है तो सिर्फ उसमें होल होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होंगे। वो कहां से आ रहे हैं? वो कैसे आ रहे हैं? किसी भी सेमीकंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन या होल होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। और वो कैसे क्रिएट होता है? बॉन्ड टूटने से। अरे एक बॉन्ड टूटेगा, अच्छा बॉन्ड जैसे टूटेगा एनर्जी से, यानी टेम्परेचर। अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बात करें तो किसी भी सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल होते ही, ठीक है, जो कि बॉन्ड टूटने से बनते हैं। तो अगर पी टाइप का मटेरियल भी है तो उसमें मेजॉरिटी तो होल्स है, बिकॉज वो हमने डोपिंग करी, तो डोपिंग करने से क्रिएट हुआ। अच्छा, ज्यादा डोपिंग करेंगे तो ज्यादा होल्स क्रिएट होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, उनको माइनॉरिटी बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एन टाइप का मटेरियल जो था, एन टाइप मटेरियल कैसे बनता है? एन टाइप सिंपली सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करके। अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल है फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, याद रखेंगे। ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है। ये इलेक्ट्रॉन वो आसानी से डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज़ वो काम का नहीं है। बॉन्डिंग के लिए 4 ही यूज होंगे सिलिकॉन की क्रिस्टल में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसका मतलब फॉर ईच फास्फोरस वी विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है हमको हर एक एटम के पीछे। और ये जो एटम है फास्फोरस, इसको हम डोनर बोलेंगे या एक्सेप्टर बोलेंगे? ऑब्वियसली बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम इसे डोनर ही बोलेंगे। चलिए, इसके बाद फिर इसमें मेजॉरिटी चार्ज के लिए कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, उससे
अच्छा, क्या फिर से वही सवाल कर रहा हूँ, इसमें क्या होल होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे? इनको हम क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी बोलेंगे, ठीक है, माइनॉरिटी बोलेंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होल। तो अगर हमको करंट पूछा जाता है, हमको कंडक्टिविटी पूछी जाती है, हमें क्वेश्चन दिया था, वो सिर्फ किसकी वजह से की जाएगी? इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से, पी टाइप में होल्स की वजह से। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स जो एन और पी के हमको पता है, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा एक सवाल पूछता हूँ। एन टाइप का मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, फास्फोरस ने डोनेट कर दिया, मतलब अपने से अलग कर दिया, तो क्या उस फास्फोरस पर कोई चार्ज आएगा? तो जो आपका डोनर एटम है ना, वो बेसिकली डोनर एटम नहीं रहा, वो डोनर आयन बन गया, एक आयन बन गया। अच्छा, कैसा? प्लस या माइनस? तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए, मटेरियल एन टाइप का है। अपना दिमाग ये हमेशा कहता है एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होप, इलेक्ट्रॉन्स। सही है, सही है, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, चलने वाले लोग इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो नहीं चलने वाले कौन है? नहीं चलने वाले वो नहीं चलते क्या? नहीं चलने वाले पॉजिटिव आयन। ये जो इम्प्योरिटी आपने ड्रॉप करी है, इस पर भी तो चार्ज आया ना, लिखा था रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव। जो फास्फोरस है, जो इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव बन जाता है, कहा इमोबाइल, इमोबाइल आयंस जो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन और कामों में कर सकते हैं, जो भी हम देखेंगे। अच्छा, पी टाइप को देखिए, तो पी टाइप में मैंने क्या बोला? पी टाइप में आपका कौन है? एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम, कोई भी ड्रॉप कर दिया। एल्यूमिनियम ड्रॉप किया, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसमें चार्ज किस तरह का होगा? नेगेटिव। अच्छा, जिससे लिया वहां पर क्या क्रिएट होगा? सो यहाँ पर ये वाली जो इम्प्योरिटी है, क्या इसका नाम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोल रहे हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन। अच्छा, एक वर्ड और जोड़ा था, इमोबाइल। इमोबाइल एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन है ना। इमोबाइल का मतलब जानते हैं, ये चलेगा नहीं, है ना, ये तो बॉन्डेड है, इसका इलेक्ट्रॉन लिया, इसमें इस पर माइनस चार्ज आ गया, और साथ में क्या फील हुआ? अब हमको ये पता होना चाहिए था, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अब आगे, वो इसी पर बेस्ड है। मैं दोबारा से बता आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज, चलो मैं ढंग से बताता हूँ। हम बात करेंगे एन टाइप। एन टाइप में आप क्या करते हैं? पेंटावैलेंट डोप कर रहे हैं, पेंटावैलेंट डोप करेंगे तो हर पेंटावैलेंट एटम आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे उस पर चार्ज कैसा आएगा? यानी ये इमोबाइल आयंस, ठीक है, और फॉर ईच इमोबाइल आयन यू विल गेट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ? एन टाइप। और इसी तरह से पी टाइप में, पी टाइप में आप क्या बोल रहे हैं? एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए उस पर चार्ज कैसा हुआ? नेगेटिव। बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा, और इलेक्ट्रॉन लिया है तो जिसको लिया है ना, बॉन्ड तोड़ कर लिया है, तो इसलिए एक एक होल भी क्रिएट हो। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ? अब हम आगे पढ़ रहे हैं। अब जो है हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ इन दोनों क्रिस्टल का हमको कोई इस्तेमाल नहीं है। हम इन दोनों क्रिस्टल्स को, इनको नाम के देते हैं ओवरऑल कैटेगरीज एक्सट्रिंसिक, याद है? इंट्रिंसिक क्या होता था? प्योर, प्योर फॉर्म, यानी सिलिकॉन का क्रिस्टल है, केवल सिलिकॉन, और कोई कुछ में नहीं है। लेकिन अगर उसमें डोपिंग कर दी जा रही है, डोपिंग कौन से? पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट, तो उसको बोरा बोल रहा है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के दो टाइप होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब आगे बढ़ सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब इन दोनों क्रिस्टल्स को लेकर, पी और एन को लेकर आपस में ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपका दे रहे, और ज्वाइंट करने के बाद ये जो क्रिस्टल फॉर्म होगा उसको पी एन क्रिस्टल बोलेंगे, या फिर ये डिवाइस बन जाएगी, एलिमेंट बोलेंगे, डिवाइस नहीं कहेंगे, एलिमेंट बन जाएगा। जैसा रेजिस्टेंस एक एलिमेंट है, सुना है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, है ना, इंडक्टर, तो ये सब एक एलिमेंट, ऐसी एक एलिमेंट बन जाएगा पी और एन को ज्वाइन करके, जिसको हम डायोड बोलेंगे। सुना है कभी? पी एन जंक्शन डायोड। तो हम डायोड पर आ रहे हैं, ठीक है, और पहले उसकी हम वर्किंग समझ रहे हैं। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है? थोड़ा सा 2 मिनट मेरे साथ लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 डायग्राम बना रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक सेकंड, क्वेश्चन इसमें कुछ किए थे हमने, कौन से क्वेश्चन किए थे? एक क्वेश्चन नोट करवाना चाह रहा हूँ आपको, नीट 2021 में आया क्वेश्चन है, अच्छी बातें कर ले तो है या नहीं? चलो एक क्वेश्चन नोट करिए, पहले क्वेश्चन नोट करें। नीट 2021 में आया है, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आप देखिए, जो क्वेश्चन जिन चीजों पे अपन बात करते हैं, इसी घूम के सवाल आता है, बस दिक्कत है कि हमको याद नहीं रखते हैं, तो अगर याद रखें तो सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, इफ टू प्योर क्रिस्टल, टू प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, टू प्योर
semiconductor crystals of same dimensions are doped to form N-type and P-type. With same doping concentration. After applying same voltage, inducedly which crystal will have more current? कितना जल्दी आंसर आ गया? तो मैंने ये जो लैंग्वेज दिखाई है, ये आप समझो कि इसमें शायद आपको जब देखोगे क्वेश्चन हो सकता है इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज मिले, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन रटा तो नहीं हुआ लैंग्वेज वाइज, लेकिन वो पूछ ही रहा है, बिल्कुल यही चीज बोल रहा है। अच्छा बताइए क्या आंसर आ रहा है? इतना सुस्त टॉपिक पे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? अच्छा मैंने क्या कर रहे हैं, मेरे पास 2 प्योर क्रिस्टल है, मैं मेरी जो लैंग्वेज के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ, 2 प्योर क्रिस्टल है, डायमेंशन सेम है। अच्छा दोनों में डोपिंग करी तो एक क्या बन गया? दोनों में वोल्टेज सेम लगाई, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, क्या फर्क है? मतलब एक एन है और एक पी है, और एन में कौन है? चार्ज सीरीज, पी में कौन है? लेकिन करंट का डोपिंग सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, जितने इलेक्ट्रॉन है उसको उतने यहाँ हो रहे हैं। फिर भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाले में एन टाइप में करंट ज्यादा है, बात पता थी नहीं आपको? पहले से पता थी, इस पे सवाल आया था। तो इन एन टाइप करंट विल बी मोर, ठीक है, जैसा ड्यू टू द मोबिलिटी डिफरेंस। अच्छा अगर मैं लिखूं करंट का फॉर्मूला, तो करंट का फॉर्मूला होता है निया वी। अगर एन टाइप का क्रिस्टल है, एन टाइप के क्रिस्टल में करंट लिखा जाएगा एन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये तो लिखा जाएगा। अच्छा या फिर तो करंट का बेसिक फॉर्मूला लिखे निया वी, उसमें करंट किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज कांस्टेंट, कैरियर्स की कंसंट्रेशन पर। अच्छा क्या ये दोनों क्रिस्टल में सेम है? एन टाइप में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने पी टाइप में, ये कैसे कहीं लिखा हुआ है ना? ये सेम कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन चार्ज सेम, एरिया सेम। बीडी का एक्सप्रेशन बनाना है तुमको, म्यू इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, क्योंकि दोनों में वोल्टेज सेम लगाया है तो भी सेम आएगा। अच्छा म्यू का फर्क, क्या करंट म्यू पर डिपेंड कर रहा है? तो बस अपने सॉल्यूशन में ये लिख दीजिए, बिकॉज़ करंट इज प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड म्यू इज ग्रेटर देन म्यू होल, that implies I in n type will be greater than I in p type। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें लिख रहे हैं ताकि बाद में भी हमको पता रहे, है ना, ड्यू टू मोबिलिटी डिफरेंस, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, I बराबर निया वीडी फॉर्मूला में वीडी म्यू ही, तो I इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन था क्या? तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 21 में ही आया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे लिखते हैं। एक क्वेश्चन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। कर लिया ना आपने? लिखिए। चलिए तो पी और एन जंक्शन की बात करते हैं। पी एन जंक्शन सब लोग लिखिए साथ में, ठीक है, पी एन जंक्शन, ठीक है, अनबायस्ड। तो आप 2 मिनट लिखें ताकि मैं फिर आपको समझा सकूं ना फ्लो के साथ। अनबायस्ड मतलब विदाउट बायस, ठीक है। ठीक है, पी का रिप्रेजेंटेशन मैं आप देख लो, कंफर्म कर देना सही है ना? पी में इमोबाइल आयंस में से होते हैं नेगेटिव।
ELP है ना सबके पास? ठीक है, तो उसमें से क्वेरी को रीड करेंगे इसकी। क्या होगा? देखो बनाओ साथ साथ। बना लीजिए इसको। हो गया? P-N फॉर्मेशन, ठीक है, इन अनबायस्ड स्टेट। अनबायस्ड का मतलब कोई बैटरी नहीं लगाई गई, ठीक है। चलिए कर लीजिए इसको।
एक बहुत अच्छी बात है, ये पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी हुआ वो सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वो सारा का सारा प्रोसेस बिल्कुल ही ऑन द वाइज सिस्टमैटिकली आपको ईएलपी में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं उन्हीं पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट रीड करूंगा, और आप फिर उसमें देखना कि सारी बातें वही हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर जाकर फिर उसको अपनी फ्यूचर पढ़ सकते हैं आराम से। सेम वही चीज जो समझी अभी वही की वही आपको लिखी मिलेगी। ठीक है, तो समझते हैं, आप नोट करिए फटाफट से। फाइनल स्टेट के नीचे ये बैटरी बना है, बैटरी का सिंबल बना है, एक इक्विवेलेंट करके 3 लाइनें लगा ये है ना, इक्विवेलेंसी का सिंबल लगाकर बैटरी बनाए। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करूंगा ये चीज क्या है ना। हो गया चलिए, तो कोई बात नहीं, करते रहिए अभी, और साथ साथ समझ भी लीजिए है ना। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम, देखिए सब लोग ध्यान दीजिए है ना, पी और एन दोनों क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने पी लिया और एन लिया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया, थ्योरेटिकली अपन ऐसे ही समझते हैं इसको। अच्छा, जैसे ही ज्वाइंट किया तो मैं आपको बताऊं कि हमें जो डायोड बोल रहे हैं जिस चीज को, वो ये स्टेट नहीं, डायोड जो होता है उसमें आपको फाइनली ये स्टेट मिलती है। ठीक है, मतलब ये आपका डायोड कहा जा सकता है, लेकिन इससे इस स्टेट में आने में एक बिल्कुल समझ लीजिए माइक्रो सेकंड का वक्त लगेगा। हम उस माइक्रो सेकंड के वक्त के दौरान क्या क्या हुआ वो यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको पूछे कि डायोड या कोई इसमें करंट्स वगैरह की बातें कर रहे हैं तो सर इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कुछ होना जो भी होना है ये फॉर्मेशन के दौरान हो गया। ठीक है, और विद इन माइक्रो सेकंड हो गया, हमें यही स्टेट मिल रही है, यही हमारा डायोड कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो फिर भी अब देखते हैं, अगर मैं पी और एन को ज्वाइंट करूंगा, ज्वाइंट करते क्या होगा उसके दौरान, मतलब ये से ये स्टेट मिलेगी कैसे, किसको समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने पी लिया और एन लिया, अब यहाँ पर क्या होगा समझिए, पी टाइप में, पी रीजन में क्या है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो कौन है, पी में होल्स, एन में इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, पी रीजन में बहुत सारे होल्स हैं, एन में एक तरह से होल्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होल्स का नंबर तो यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ पर इस जंक्शन पे ये जो लाइन है, जो सेंटर लाइन है, इसी को तो हम पी एन जंक्शन बोलेंगे ना, बाउंड्री, बाउंड्री लाइन तो ये है ना। तो यहाँ पर इस बाउंड्री के एक तरफ तो होल बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर होल का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, बोला है या नहीं, पी और से एन की तरफ जा रहे हैं तो होल का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। ठीक उसी तरह से एन में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, पी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो एन से पी में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। और जब भी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है तो चीजें हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पर पी रीजन के जो होल्स हैं वो पी से एन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो आपका होल है वो कहां से कहां जाएगा, होल पी से एन जाएगा, पी से एन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, एन से पी। अब आप एक बात समझिए, जब भी कोई चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करता है, इसका मतलब वहां पर कुछ करंट फॉर्मेशन हो रही है। अब करंट की डायरेक्शन हम समझते हैं, अगर एक होल पी से एन की तरफ जा रहा है तो बता सकते हैं करंट किधर होगा, उसकी वजह से बनने वाला करंट किधर होगा, पी से एन नहीं होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर एन से पी जा रहा है तो उसका करंट किधर होगा, उसका भी पी से एन ही होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। इसका मतलब मुझे दोनों को एक साथ देखने की जरूरत नहीं, मैं एक चीज को देखता चलूं, किसको देख रहा हूं मैं, सिर्फ होल को। अच्छा, ये जो एक चीज है ये कौन है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, समझ, ये वाले जो चार्ज कैरियर है कौन से, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का यहाँ मूवमेंट शुरू होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, और स्टार्टिंग में इनका मूवमेंट शुरू होगा तो करंट का डायरेक्शन आप क्या बता रहे हैं, पी से एन की तरफ बता रहे हैं, इस करंट को हम क्या बोलते हैं,
हाई डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और मैंने क्या लिखा है, दिस इज मैक्सिमम इनिशियली, इट मींस जॉइंट करते ही स्टार्टिंग में ये फ्लो होगा और कोई चीज नहीं। अब आगे सुनिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे ये करंट फ्लो होगा, होल पी से एन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एन से पी आएंगे, तो दोनों तरफ से ये होल और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। इधर से आ रहा है होल हीरो, इधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन हीरोइन, बीच में क्या होगा, जंक्शन पे क्या होगा, मिलर होगा ना। तो यही कुछ कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ का नहीं भी होता है। तो वही है, बहुत सारे होल और इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और पूरे से कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल आपस में क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन, इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अभी ये रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक होल के अंदर अगर चला गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, होल पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में मिल गए तो न्यूट्रलाइज हो गए ना, न्यूट्रलाइज हो जाता है। या आप कहें कि इलेक्ट्रॉन होल बनता कैसे था, बॉन्ड टूटने से बनता था। अब इलेक्ट्रॉन जब होल में चला गया तो बॉन्ड वापस फॉर्म हो गया, न्यूट्रलाइज, सब खत्म हो गया, वैनिश होगी दोनों चीजें। तो यहाँ पर यही होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल आपस में रिकम्बाइन होकर एक दूसरे को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात हो, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन होल फर्स्टली रिकम्बाइन होंगे, जंक्शन के आसपास वाले। तो आप देखिए इस डायग्राम में फर्क क्या चीज का है, किस चीज का फर्क है। ये देखो, ये इस पर्टिकुलर रीजन, ये ब्लू लाइन से मैंने इस रीजन को मार्क किया, इस पर्टिकुलर रीजन में कौन एब्सेंट हो गया, कोई एब्सेंट हो गया ना, मूविंग चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन और होल एब्सेंट हो चुके हैं, क्योंकि उनका आपस में क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन। और केवल क्या बचा है, ये कौन है, पेरेंट न्यूक्लियस उनके आयंस, इमोबाइल आयंस बचे क्या। अच्छा, मतलब इस तरफ का रीजन में यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आयंस, और इधर क्या आ गया। अब तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर ये क्रिएट हुआ तो क्या यहाँ पर एन साइड का, एन रीजन का पोटेंशियल और पी रीजन का पोटेंशियल सेम होगा या कुछ अंतर आएगा, अंतर आएगा, क्यों, एन साइड पे पॉजिटिव आयन दिखने लगे ना, तो यहाँ का एन साइड का पोटेंशियल क्या होगा, हाई या लो, हाई होगा, और पी साइड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो। तो एक तरह से ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। अब अगर एन साइड अगर हाई है और बी साइड अगर लो है, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा, जहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो यहाँ पर हाई से लो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से होता है, हाई से लो की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना, इलेक्ट्रॉन्स और होल के रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, तो शुरू में आई डिफ्यूजन ज्यादा था, जो चलने शुरू हुए इलेक्ट्रॉन और होल मेजॉरिटी के चलने शुरू हुए, रिकम्बाइन हुए, रिकम्बाइन होने से ये रीजन क्रिएट हुआ। और ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन का नाम सुन लीजिए। इस रीजन में क्योंकि मूविंग चार्ज के लिए एब्सेंट हो चुके हैं, इस रीजन का नाम होता है डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन वर्ड यूज किया जाता है कमी होने के लिए, कमी हो जाना के लिए डिप्लेशन यूज करते हैं। तो डिप्लेशन, यहाँ कमी किसकी हो गई है, मूविंग चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा, किधर से किधर, एन से पी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताना, ये अभी भी होल का मूवमेंट इधर से इधर होना, इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर होना जारी है। अब तुम बताओ, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेजॉरिटी के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, उनको क्रॉस करने दे रहा है, या उनका अपोज करना शुरू करेगा, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है एन से पी, लेफ्ट साइड है एक तरह से, और होल किधर जाना चाहता है, राइट जाना चाहता है। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होल पर लेफ्ट ही फोर्स लगाएगा ना, यानी उसको जंक्शन क्रॉस करने से रोकेगा, यानी किन लोगों का अपोज करेगा, मेजॉरिटी कैरियर्स का। अभी तक हमने मेजॉरिटी कैरियर्स की ही तो बात करी है। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स जिनकी वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा था, उनका ये मूवमेंट का क्या करने लगेगा, अपोज। इसका मतलब अब आई डिफ्यूजर की वैल्यू कम होने लगेगी। तो देखो क्या लिखा है, आई डिफ्यूजर विल डिक्रीज, स्टार्ट डिक्रीजिंग। और इसी चीज के साथ साथ एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एक प्रोसेस और स्टार्ट हो जाएगा। वो सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी के मूवमेंट को तो अपोज कर रहा है, लेकिन इस एन रीजन में आपको कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कोई और चार्ज के लिए क्रॉस करने में भी हेल्प कर रहा है क्या, किनको, माइनॉरिटीज को। मैं आपसे अगर पूछूं एन रीजन में माइनॉरिटी कौन है, सबको पता है, बहुत बढ़िया। एन रीजन में होल भी तो प्रेजेंट है, हाँ नंबर में कम है लेकिन है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल को जंक्शन क्रॉस करा सकता है? कोई बच्चा मुझसे आगे पूछता है सर ये होल माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है मेजॉरिटी? अरे भैया दोनों
दोनों हो सकते हैं। पी रीजन में होल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, और एन में मेजॉरिटी कौन है, तो माइनॉरिटी कौन है, होल। ठीक है ना। तो एन रीजन का जो होल है, क्या इस होल को इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन क्रॉस करा सकता है, यानी किनको जंक्शन क्रॉस करा रहा है, माइनॉरिटीज को। अच्छा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, पी रीजन में माइनॉरिटी कौन है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को पी के अपोजिट फोर्स लगाएगा, यानी ये किन लोगों की हेल्प कर रहा है, किन को अपोज कर रहा है, माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है, मेजॉरिटी को। और अब मुझे बताओ, ये जो होल है एन से पी जाएगा माइनॉरिटी वाला, तो क्या इसके इधर जाने से करंट फ्लो नहीं होगा, किधर होगा, जिस तरफ होल जाता है, होल एन से पी जाएगा तो उसी तरफ करंट बनेगा क्या, तो इसका मतलब एक और करंट फॉर्म हुआ, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी। ड्यू टू माइनॉरिटी है क्या, ड्यू टू माइनॉरिटी, क्या उसकी डायरेक्शन एन से पी है, तो देखिए यहाँ पर एक तो ये वाला एरो था ऊपर वाला आई डिफ्यूजर, और नीचे अपोजिट डायरेक्शन में ये जो करंट है, इसका नाम क्या देते हो आप, आई ड्रिफ्ट। और मैंने क्या लिखा, ये दिस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग क्यों है, अब सुनिए, अभी तो शुरू में डिफ्यूजन ज्यादा था, तो मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। अभी भी डिफ्यूजन ज्यादा है, ये वाला एरो बड़ा है, वाला छोटा है। तो डिफ्यूजन जब तक ज्यादा होगा, यानी मेजॉरिटी के लिए ज्यादा जा रहे हैं, माइनॉरिटी उतने नहीं जा रहे हैं, और मेजॉरिटी ज्यादा जा रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा, डिफ्यूजन करंट की वजह से रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन होगा तो तुम बताओ मुझे, ये वाली जो रीजन है, डिप्लेशन रीजन, ये इतनी ही रहेगी और वाइड होती जाएगी, तो ये हमारी फाइनल स्टेट है। और ये कब तक वाइड होगी, रिकॉम्बिनेशन कब तक चलेगा, जब तक कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट आपस में क्या नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते। तो यहाँ फाइनल स्टेट में आप देखो क्या हुआ है, ये रिप्लेशन लेयर और वाइड होगी। ये कौन सा रीजन, पर्टिकुलर वो रीजन जिसके अंदर चार्ज कैरियर एब्सेंट, और इस पर्टिकुलर इस फाइनल स्टेट में आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, ड्रिफ्ट करंट। और जो डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा था, कंसंट्रेशन डिफरेंस। आप लोगों को दो बातें ध्यान में रखनी, प्रोसेस लंबा सा हो गया ना काफी, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट दोबारा बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या था, डिफ्यूजन करंट। उसके लिए दो बातें आपको दिमाग में रखनी, डिफ्यूजन करंट बनने का कारण क्या होता है, कोज क्या है, किस वजह से डिफ्यूजन का होना शुरू हुआ, डिफ्यूजन क्यों हुआ, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। बोलो नहीं होगा क्या, तो अपने आपको बताओ कि डिफ्यूजन करंट होता है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। अच्छा, दूसरी बात, डिफ्यूजन करंट कौन से चार्ज के लिए करवाते हैं, मेजॉरिटी। ये दो बातें, और तीसरी चीज और ध्यान रखो, डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होती है, पी से एन होती है। इतनी तीन बातें होगी इसकी, ऐसी दो या तीन बातें बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट की। तो ड्रिफ्ट करंट जो फ्लो हो रहा है वो कौन करवा रहा है, अच्छा माइनॉरिटी करा रहा है। तो कॉज क्या है, किसकी वजह से माइनॉरिटी फ्लो हुए, जंक्शन पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है या नहीं, यस। तो जंक्शन पर ये प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से माइनॉरिटी मूव करे, जो ड्रिफ्ट करंट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये दो पॉइंट इसके हो गए, ठीक है। और शुरू में क्या था, डिफ्यूजन ज्यादा था, ड्रिफ्ट जीरो था। देखो ये स्टेट, शुरू में डिफ्यूजन था 100 और ड्रिफ्ट था 0। धीरे धीरे क्या हुआ, डिफ्यूजन कम होने लगा 100 to 80, ड्रिफ्ट क्या हुआ 0 to 20, डिफ्यूजन फिर बाद में क्या हुआ 80 to 70, ड्रिफ्ट क्या होगा 20 to 30, फिर क्या होगा डिफ्यूजन होगा 70 से 50, और ड्रिफ्ट क्या होगा 30 to 50। अब जब दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मेजॉरिटी होल पी से एन जा रहे हैं, उतने ही माइनॉरिटी होल्स भी एन से पी जा रहे हैं, या यूं कह लें दोनों तरफ का करंट बराबर हो गया। इस फाइनल स्टेट में एक चीज मैंने बनाई, इस फाइनल स्टेट में आपके यहाँ नीचे बना सकते हो, ये दो तरह के करंट थे, दो कौन कौन से, आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट। ये दोनों इस स्टेट में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो आई डिफ्यूजन इक्वल्स टू आई ड्रिफ्ट। अब तुम मुझे बताना जरा एक बात, ये दोनों करंट बराबर हो गए, मतलब जितना करंट पी से एन उतना ही एन से पी। इसका मतलब जंक्शन के थ्रू नेट करंट कितना पास हो रहा है, नेट करंट कितना हुआ, जितना राइट से आ रहा है उतना ही लेफ्ट आ रहा है। इसका मतलब इस जंक्शन के थ्रू अब नेट करंट कितना पास हो रहा है, 0, और होना भी चाहिए। यार ये फाइनल स्टेट है, एक एलिमेंट बन गया, क्या इसमें करंट पास होता रहेगा, नहीं। अगर इसी में करंट पास होता रहा तो हम इसी में बल्ब जोड़कर बल्ब जला लिया करेंगे। तो यहाँ फाइनल स्टेट में ये स्टेट मिलती है जिसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है। तो जब ये स्टेट आपको कैसे मिली है, मैं इस तक आपको पहुंचाना चाह रहा था। कैसे पहुंचे, पी और एन को जैसे ज्वाइंट किया, ज्वाइंट करते ही कुछ काम जहां हुआ और फाइनल ये स्टेट मिल गई।
दिस स्टेट इज कॉल्ड डायोड। ठीक है, अब इस डायोड स्टेट में आप देखिए क्या क्या खास बातें हैं। पहली खास बात है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन क्रिएट हो गया जिसका नाम आप क्या बोल रहे हो, डिप्लेशन लेयर। सबको डिप्लेशन लेयर क्लियर होना चाहिए। डिप्लेशन लेयर क्या है, क्या खास बात है, डिप्लेशन लेयर किसको बोल रहे हैं बता सकते हैं? हाँ, वो रीजन जिसमें फ्री चार्जेस एब्सेंट। फ्री चार्जेस कौन से पता है ना? इलेक्ट्रॉन है। क्या ये माइनस और ये प्लस फ्री चार्जेस हैं? ये पेरेंट न्यूक्लियस है जिन पर चार्ज आया था, अभी आते ही मैंने प्योर समझाया ना, इसीलिए। और दूसरी खास बात डिप्लेशन लेयर होगी। डिप्लेशन लेयर में क्या खास बात है? क्या डिप्लेशन लेयर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है? तो इसलिए मैंने तो यहाँ तीन लाइनें लगाकर दिस पर्टिकुलर रीजन इज इक्विवेलेंट टू बैटरी। एक बैटरी की तरह देखो, जिसमें एन, ये कौन सी साइड है? पी। ये पी साइड का पोटेंशियल क्या है? लो, और एन साइड का क्या है? हाई। तो अब यहाँ पर एक ग्राफ और बनाते हैं। ग्राफ की नेचर का आइडिया होना चाहिए। ग्राफ कैसे बना, कैसा, ऐसा क्यों आया, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। बस इतनी सी बात बताओ किस साइड का पोटेंशियल लो रखना है? पी का लो रखना है। मैं देखो यार सेकंड ग्राफ मेरा वोल्टेज या पोटेंशियल और डिस्टेंस का कर्व है। मैंने इस ये जो दोनों कर्व है इनको इसके नीचे ही बनाना है आपको। ठीक है, तो इसके नीचे इस पी रीजन का पोटेंशियल क्या है? लो। और धीरे धीरे जैसे जैसे पी से एन की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल क्या हो रहा है बता सकते हैं? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो पी से एन की तरफ गए, ये पोटेंशियल बढ़ा और फिर फिक्स हो गया। तो आप देखिए ये जो ग्राफ बनाया ये आपका पी और एन रीजन के अक्रॉस, जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल का कर्व है। ठीक है, कर्व की नेचर समझ आनी चाहिए कि ऐसी क्यों है। मतलब आपका साफ दिख रहा है आपको पी साइड में लो क्यों है, ड्यू टू द माइनस साइड, और एन साइड में हाई क्यों है, ड्यू टू द पॉजिटिव आयन। और इन दोनों, अब सुनना ध्यान से, इन दोनों लेवल्स का जो डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, इन दोनों जो लेवल्स का डिफरेंस है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? V नोट से। और इसका नाम सुनना, जो जंक्शन पर पोटेंशियल डिफरेंस बना है इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्यों बोलते हैं बैरियर? बैरियर किसके लिए होता है? रोकने के लिए। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए बैरियर का काम कर रहा है। अभी भी बात करी थी ना, ये किनको रोक रहे हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स को फ्लो को अपोज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इतनी बात होगी। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व देख लेते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर मैंने अभी भी आपको पूछा था कि कहाँ के चार्ज कैरियर ज्यादा रिकंबाइन होंगे? जंक्शन के आसपास वाले सबसे ज्यादा रिकंबाइन होंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो कहाँ पर होता है? जंक्शन पर ही होता है। तो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे मैं ई का कर्व बना रहा हूँ। तो ई एट द जंक्शन ई जो होता है सबसे ज्यादा, और जंक्शन से जैसे जैसे दूर जाएंगे, राइट गया लेफ्ट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है? कम। ई मैक्सिमम कम होता जा रहा है, ई मैक्सिमम ई कम होता जा रहा है। अब इसमें ये सवाल आपके दिमाग में आएगा कि उल्टा क्यों बनाया भाई? मैक्सिमम कहां पर है आपको नजर आ रहा है सबको? मैक्सिमम कहां पर है? जहां पर जंक्शन है। मतलब जंक्शन के बिल्कुल नीचे बनाया मैंने, और जैसे जैसे जंक्शन से दूर जा रहे हैं ई क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, सबसे ये नीचे क्यों बनाया? नीचे बनाने का सिर्फ सिंपल सा एक कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो माइनस एक्स एक्सिस के लोग। जनरली एक कन्वेंशन होता है यार कि यार कोई चीज अगर प्लस एक्स एक्सिस की तरफ होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, कोई चीज अगर माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होती है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में, यही कह ले डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन, माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इस वजह से यहाँ पर इसका ग्राफ किधर बनाया? नीचे। ठीक है, चलिए तो इसको हम अब ईएलपी निकालिए सब लोग। ईएलपी में यही सारी चीजें एक बार लाइन बाय लाइन को रीड करते हैं। ठीक है, आपने ईएलपी देखिए सब लोग, और बताना मुझे क्या वही बातें सारी इसमें लिखी है ना जो अपन डिस्कस करेंगे। देखिए एक छोटा सा रूल है, ठीक है, मेरी क्लास में आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर जाते हैं कुछ भी है कुछ भी करते हैं, लेकिन इतना सा है बाहर जाने का मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपको आ गया समझ। ठीक है, तो आपको क्लास में एंट्री से पहले एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करना है, यही जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आप परमानेंटली आउट है इस क्लास के लिए। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, उस हिसाब से आप बाहर जाइए। बिकॉज अगर आप बिना समझे बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाना बनता नहीं है आपका। पहले समझिए पूरी तरह से।
ठीक है। और जो भी आपकी कुछ मतलब अगर नीड्स हैं तो वो आप ब्रेक्स में भी करेंगे, ब्रेक का स्टूडेंट कैसे भी होता है। हाँ ये पीएलपी में एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ। पेज नंबर 7 देखिए सब लोग, देख रहे हैं मैं लाइन बाय लाइन खुद रीड कर रहा हूँ और मुझे बस एश्योर करना कि हाँ ये सही बात है, वही सारी बातें हैं क्या। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड, उसके नीचे पढ़ रहा हूँ मैं, देखो पहला पॉइंट, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स होल डिफ्यूजन फ्रॉम P to N and electron diffusion from N to P which causes diffusion current from P to N। ये सही बात हो गया पहला पॉइंट। डिफ्यूजन करंट की फॉर्मेशन P से N हुई, किस वजह से हुई, क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू concentration of difference, ऊपर पहले लाइन में लिखा है ना, ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन नियर द जंक्शन, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ईच रिकॉम्बिनेशन एलिमिनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड होल लीविंग बिहाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल आयंस, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। आगे चलो पढ़ते हैं। Region containing the positive and negative mobile ions is called depletion region because this region is devoid of mobile, devoid यानी खत्म हो गए mobile charges। उसके बाद this region is also called space charge region, ये दूसरा नाम होता है। उसके बाद the n region is at higher potential, क्या है क्या n region high potential, positive ion देखकर बता सकते हो। p region क्या है, low potential, ठीक है। उसके बाद फिर an electric field, अगला पॉइंट, an electric field is set up across the junction whose direction is from N to P। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। आगे, डिफरेंस इन पोटेंशियल्स बिटवीन P and N region across the junction, सुनना, across the junction makes it difficult for the holes and electrons to move across the junction। इसको एक वर्ड और लिखना है, majority hole and electrons। आगे लिख दिया अगली लाइन में, this act as a barrier hence called पोटेंशियल बैरियर। बात समझ आई, पोटेंशियल बैरियर क्यों यूज कर बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजॉरिटी के जंक्शन क्रॉस करने को अपोज कर रहा है। आगे, पोटेंशियल बैरियर अपोजेस द मोशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, आगे वही बात। आगे फिर उसके बाद पोटेंशियल बैरियर हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये माइनॉरिटी को तो मूव कराएगा, इसी की वजह से तो आगे बढ़ो, इसी की वजह से क्या बनेगा, due to the electric field in the depletion region electron and hole drift to their respective majority sides giving rise to drift current from N to P side। तो N से P की तरफ drift current बनना शुरू हो गया। Okay, initially अब लाइन पढ़ो, initially diffusion current is large and drift current is small। इनिशियली ये था, हमने ये लिखा हुआ है, और बाद में धीरे-धीरे as the diffusion process continues space charge region on the either side of the junction extend। ये क्या है स्पेस चार्ज रीजन, डिप्लेशन, ये एक्सटेंड होता गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, thus increasing electric field, ये जितना रीजन एक्सटेंड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अरे भाई ये रीजन में जब जितना एक्सटेंड होगा मतलब उतने ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयंस यहां आएंगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हेंस ड्रिफ्ट करंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा साथ साथ ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स द ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट के इक्वल हो जाएगा, तब तक ये चलेगा एक्सटेंशन, इस डिप्रेशन लेयर का एक्सटेंशन तब तक चलेगा जब तक दोनों करंट बराबर नहीं हो जाते। और फाइनली एक बात और लिखनी रहेगी, ये जो रीजन है जिसकी विड्थ मैं मान रहा हूं d, और इस d की वैल्यू क्या यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी ना। हाँ, इस फाइनल स्टेट में जाकर इक्वेशन लेयर फिक्स हो जाती है। ओके, बस यही है, आगे आप पढ़ सकते हो। तो ये सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारी बातें वही लिखी है जो अपन ने समझी, ठीक है। तो आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। अब चलो एक बात और सुनिए, ये कंप्लीट कर लिया सबने, इसको कंप्लीट कर लीजिए, सारा कुछ लिख लिया इसको, और आइए भाई कट आउट कर लीजिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये जो डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो 3 फैक्टर क्या है जिस पर सवाल आता है, थ्योरेटिकल टॉपिक है भाई, ठीक है। अभी आज हम सारा थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अगली क्लास में उस पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करके हम सर्किट के सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें थ्योरी पहले क्लियर तो हो कि पीएन होता क्या है।
ठीक है, फिर डायोड क्या होता है उसमें बायस। अच्छा यहाँ मैंने बात लिखी थी शुरू में, क्या अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब बायसिंग करना, यहाँ बोला जाता है बैटरी जोड़ने को। अनबायस्ड मतलब हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी है, बस इतनी सी बात है। इसको नोट कर लिया सबने? ठीक है। अब मैं आपको सुनिए एक बात, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि पूछा जाता है। ये तो प्रोसेसर्स में क्वेश्चन कम आता है, लेकिन जो मेन जो चीज है वो ये कि डिप्लेशन लेयर जो क्रिएट हुई है ये किस पर डिपेंड कर रही है, इसकी विड्थ किस चीज पर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये मुझे बताओ, ये डिप्लेशन लेयर जितनी ज्यादा वाइड होगी उतने ही इमोबाइल आयंस यहाँ प्रेजेंट होंगे। डिप्लेशन लेयर मतलब वो वाला एरिया जहां पर फ्री चार्ज कैरियर तो खत्म है, लेकिन उनके इमोबाइल आयंस तो प्रेजेंट है। वो जितने ज्यादा होंगे उतना ही दोनों साइड में पोटेंशियल का अंतर होगा, जितना पोटेंशियल का अंतर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सही बात है। तो एक बात दिमाग में फिट रखो कि अगर डिप्लेशन लेयर ज्यादा वाइड है तो पोटेंशियल बैरियर भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। और अगर डिप्लेशन लेयर नैरो है, कम वाइड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी, पोटेंशियल बैरियर भी। यानी अगर दोनों बढ़ेगा तो दोनों चीजें बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, बैरियर भी बढ़ेगा, और विड्थ घटी तो बैरियर भी घटेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बैरियर या विड्थ डिपेंड किस पर कर रही है। अच्छा बताओ मुझे एक बात बताना सिंपल सी, कि जो ये रीजन है, इस रीजन में फ्री चार्ज कैरियर एब्सेंट है, इसको डिप्लेशन लेयर बोल रहे हैं। अगर मैं किसी तरीके से, मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, थ्योरेटिकली एक चीज समझा रहा हूँ। अगर मैं किसी तरीके से, मेरे एक हाथ में 1000 वोल्ट है, 1000 दूसरे हाथ में इलेक्ट्रॉन है, मैंने आप पी साइड में 1000 वोल्ट डाल दी, एन साइड में 1000 इलेक्ट्रॉन डाल दी। अब बताओ एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर अगर मैं इसमें भर दी तो क्या डिप्लेशन लेयर उसमें वाइड होगी या नैरो होगी? बताइए मुझे। तो क्या करा मैंने, ये वो वाला रीजन जहां पर फ्री चार्ज कैरियर क्या है, एब्सेंट। अब मैं एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर इसमें भरने की बात कर रहा हूँ, तो अगर एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर इसमें भरती है तो क्या वो रीजन कम नहीं हो जाएगा जहां पर फ्री चार्ज कैरियर एब्सेंट? रीजन कम हो जाएगा ना, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर भर दी। तो यही लॉजिक है डिप्लेशन लेयर की विड्थ को डिसाइड करने का। यानी किसी भी कारण से अगर फ्री चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ता है, सुनना, अगर फ्री चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ता है तो क्या विड्थ उसमें वाइड होगी या नैरो होगी? अगर फ्री चार्ज कैरियर बढ़ते हैं तो विड्थ होगी नैरो, और अगर फ्री चार्ज कैरियर घटते हैं तो विड्थ क्या होगी, वाइड। ये लॉजिक हो गया। अब 3 फैक्टर बताता हूं, आप मुझे खुद ही बता दोगे कि किस केस में नैरो होगी, किस में वाइड होगी। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, जिसपे 2018 में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट नहीं आया था, थोड़ा इनडायरेक्ट आया था, बताऊंगा वो भी। पीएन जंक्शन है, इसको अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएं इसका, आप मुझे बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से डिप्लेशन लेयर वाइड होनी चाहिए नैरो? मैंने आपको पूरी बात नहीं बोली, बस बोला टेम्परेचर बढ़ाओ, आपने कैसे डिसाइड किया नैरो होगी? मैंने लॉजिक बताया कैसे चेक करना है फ्री चार्ज कैरियर के नंबर से। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा फ्री चार्ज कैरियर का नंबर? इतना तो ऑब्वियस है, सबको ही पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटेंगे, फ्री चार्ज कैरियर, और फ्री चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो मैंने क्या बोला, डिप्लेशन क्या होगी, नैरो होगी। क्लियर हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है डोपिंग कंसंट्रेशन। ई साइड और एन साइड में अगर डोपिंग ज्यादा करेंगे तो बताओ डोपिंग ज्यादा करने से क्या होता है, ज्यादा डोपिंग करेंगे ज्यादा यहाँ होल्स नहीं बनेंगे, एन साइड में डोपिंग अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेंगे, तो बताओ फिर क्या होगा, डोपिंग बढ़ेगी तो उससे भी डिप्लेशन लेयर क्या होगी, जैसे डिप्लेशन लेयर नैरो होगी तो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, वो भी कम होगा, है ना। 2 फैक्टर्स हो गए क्या। तीसरा फैक्टर है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, सिलिकॉन यूज कर रहे हो या जर्मेनियम यूज कर रहे हो। सिलिकॉन का डायोड अगर आप बनाते हो, पीओ बनाते हो, और एक जर्मेनियम का बनाते हो, किस केस में मतलब डोपिंग सेम रखना है, टेंपरेचर फिक्स है, हम इस बार डिफरेंस कितना देख रहे हैं, मटेरियल। तो बता सकते हो सिलिकॉन में ज्यादा डिप्लेशन लेयर मिलेगी या जर्मेनियम में ज्यादा मिलेगी, किस में मिलेगी, सिलिकॉन में मिलेगी। तो समझाइए कैसे मिलेगी, मैंने लॉजिक क्या बताया, कैसे डिसाइड करना है, फ्री चार्ज कैरियर से डिसाइड करना है। अब तुम बताओ सिलिकॉन में फ्री चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे या जर्मेनियम में ज्यादा होंगे, किसमें ज्यादा होंगे, जर्मेनियम में ज्यादा होंगे। ये कैसे डिसाइड किया,
जर्मेनियम का क्या है, साइज बड़ा है, लेकिन अब साइज को क्यों देख रहे हो, अब तो डेल्टा इजी, डेल्टा इजी, किसका डेल्टा इजी कम है, क्या होता था डेल्टा इजी, फॉर्मूला इजी, इसका मतलब कौन सी एनर्जी है जिससे बॉन्ड टूटते हैं, बोलो यही होता है क्या, पेपर देकर आए हो, पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं किया ना, तो चलो मुझे बताओ, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो क्रिस्टल है मेरे पास, सेम टेम्परेचर पर किस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा होंगे, ये बात सबको क्लियर है, क्योंकि जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए हमें कम एनर्जी लगती है, कितनी लगती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन में कितनी लगती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जर्मेनियम क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स होल का नंबर, फ्री चार्ज कैरियर्स, तो बताइए डोपिंग डिप्लेशन लेयर किसकी, नैरो होगी, होगी जर्मेनियम की डिप्लेशन लेयर क्या होगी, और सिलिकॉन की कंपैरेटिवली, और सिलिकॉन की डिप्लेशन लेयर वाइड तो उसका पोटेंशियल बैरियर भी, जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर, अच्छा कोई बता सकता है सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर कितना हुआ करता है, पोटेंशियल बैरियर, ये जो रेफरेंस है पोटेंशियल का 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का कितना हुआ करता है 0.3 वोल्ट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अभी किस चीज की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन, ठीक है, तो ये जो तीनों बातें मैंने बोली इसको मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, तो फटाफट से आप करिए, तीनों बातें फटाफट लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, और क्वेश्चन इस पॉइंट पे आएगा जो मैंने बताया, सो योर हेडिंग इज डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ विड्थ और बैरियर, विड्थ कह लो चाहे बैरियर कह लो, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, फर्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर पर आपने अभी बात करी है कि अगर इंक्रीज होगा, यहाँ साइड में लॉजिक लिखते हैं, पहले इस लॉजिक से हम बातें चेक कर रहे हैं, किस लॉजिक से चेक की जा रही है, हाँ इधर लिख देते हैं, इफ फ्री चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस विड्थ डिक्रीजेस, इसी लॉजिक के आधार पर हम तीनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसी लॉजिक के आधार पर, if the free charge carrier increases then width will decrease, if the free charge carrier decreases width will increase, इसका एग्जांपल भी बताता हूं, डोपिंग वाला बोला ना, डोपिंग बढ़ाने पर विड्थ क्या होती है, नैरो होती है क्या, कम हो जाती है, एग्जांपल है जीनर डायोड, नाम सुना कभी, जीनर डायोड पढ़ेंगे आगे, जीनर डायोड में नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में ज्यादा डोपिंग की जाती है, ये अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं ऐसा मत सोचिए कि मैं वहां नहीं बताऊंगा, वहां से बताऊंगा, तो जीनर डायोड में आप डोपिंग ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जीनर डायोड की जो पोटेंशियल की विड्थ होती है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में पतली होती है, नैरो होती है, ठीक है, तो एक एग्जांपल वैसे ही दे दिया, ठीक है, चलिए, इफ द टेंपरेचर इंक्रीजेस n increases, ये n क्या है, भाई स्मॉल n आपको पता है यार, ऑब्वियस है, स्मॉल n हमेशा फ्री चार्ज के लेयर की कंसंट्रेशन को ही बताता है, ठीक है, आप चाहे तो पूरा लिख लेना, विड्थ डिक्रीजेस, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, सही है, साफ साफ लिख लेना, टेंपरेचर बढ़ा चार्ज कैरियर्स बढ़े, विड्थ घटी बैरियर घटा, दूसरा डोपिंग, जब डोपिंग इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, और फ्री चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो विड्थ कम होगी, पोटेंशियल बैरियर कम होगा, थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल, for silicon width high, potential barrier 0.7, for germanium width less, barrier 0.2. तो कर लीजिए, ये 3 पॉइंट्स हो गए, और लॉजिक साइड को लिख लेना, इस लॉजिक के हिसाब से तीनों को हमने गवर्न किया, चेक किया विड्थ कैसे,
अच्छा, आपका टेस्ट था इसलिए आज तो हमने डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट क्लास कल जो है हम पहले 38 क्वेश्चन बोल के गया था, आज आपको कर लेने हैं वो, अगर नहीं भी किया हो आपने तो कल हम डिस्कस करेंगे इन द क्लास। ठीक है, पहले 38 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नोट्स को 2 बार पढ़ने के बाद आप 38 क्वेश्चन को करना हो जाएंगे सर। करिए भाई, इसको करिए फटाफट। लिख लिया? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। और अगर आपको इसमें या पिछले प्रोसेस में किसी भी पॉइंट में अगर कुछ बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, इसमें अगर आपको मैंने एक लॉजिक बताया कि इस लॉजिक के आधार पर हम चीजें वो चेक करते हैं। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वाला, टाइप ऑफ मटेरियल वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जर्मेनियम जो है उसमें फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सिलिकॉन, क्योंकि जर्मेनियम में साइज बड़ा है, जैसा आप बोलते हो उसका एटम साइज बड़ा है तो उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा पाना आसान है। और उसी चीज को हम फिजिक्स में डेल्टा ईजी करके बोल देते हैं कि डेल्टा ईजी वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए। तो दोनों एक ही बातें हैं। हाँ, एक ही बात है, डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर, वो तो एक ही बात है। मतलब वो वाला सारा एरिया, वो जगह, ये जो सारी जगह है ये वाली, इस जगह को क्या बोल रहे हैं? डिप्लेशन लेयर। नहीं, वो मतलब पूरा का पूरा जो रीजन है, ये सारा का सारा रीजन डिप्लेशन लेयर है, जहां पर फ्री चार्ज कैरियर एब्सेंट है। क्लियर है? हाँ, डिप्लेशन लेयर नहीं, जंक्शन पर मैक्सिमम होता है, बिकॉज जंक्शन के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है और ज्यादा चार्ज कैरियर्स, इमोबाइल आयंस, सॉरी ज्यादा इमोबाइल आयंस कहां प्रेजेंट होंगे? जंक्शन के आसपास। ठीक है, जंक्शन के आसपास के। हाँ, देखो मैंने ये बताया था, डिप्लेशन लेयर कौन सा रीजन है? डिप्लेशन लेयर वो रीजन है जहां पर फ्री चार्ज कैरियर क्या है? एब्सेंट है, इसको डिप्लेशन लेयर बोल लो। अब आपने क्या किया, एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर अगर यहाँ डाल दी तो क्या ये वाला रीजन कम नहीं हो जाएगा? मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें सवाल मत करना, मैं लॉजिक क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर क्रिएट होते हैं तो क्या ये रीजन कम नहीं हो जाएगा क्या, जहां पर फ्री चार्ज कैरियर एब्सेंट है? हम डिप्लेशन लेयर बोल किसको रहे हैं? जहां पर फ्री चार्ज कैरियर एब्सेंट होते हैं, और हम ऊपर से उल्टा क्या काम कर रहे हैं? चार्ज कैरियर भर रहे हैं, तो डिप्लेशन लेयर पतली नहीं होगी। रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हो? हाँ, रिकॉम्बिनेशन होगा, लेकिन रिकॉम्बिनेशन 100% नहीं हुआ करता। 100 में से 10, 20, 5, 10 रिकॉम्बाइन हो गए, लेकिन 90, 80 फिर भी बाकी है ना इस पे। तो हमने एक्स्ट्रा चार्ज के लिए अगर फिल करे हैं तो इसका मतलब डिप्लेशन लेयर उसमें पतली होगी, नैरो हो जाएगी। तो चार्ज के लिए इसका नंबर बढ़ा तो डिप्लेशन लेयर नैरो हो। यही लॉजिक मैंने यहाँ लिखा है, बस ये पॉइंट। और इसी के आधार पर तीनों चीजें, अब इसी के आधार पर कैसे क्लियर लगा सबको? टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे। नीट 2018 में यही क्वेश्चन आया था, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल वैल्यू घट जाएगा। इसी आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो आगे करेंगे, अभी कर नहीं पाएंगे डायोड पे। डोपिंग बढ़ेगी तो फिर चार्ज कैरियर्स बढ़ेगी, विड्थ क्या होगी? जैसे पाइप में अगर सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, तो सिलिकॉन में फिर चार्ज कैरियर्स क्या है? कम है, इसलिए उसमें विड्थ क्या है? ज्यादा है। पोटेंशियल वैल्यू में क्या है? ज्यादा। बस ये वाला। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप लोग बोला 3 लेक्चर के बाद ये जो है 0.7 और 0.3, इसमें और एक वैल्यू हमने पहले पढ़ी थी डेल्टा ईजी की, डेल्टा ईजी और वी नॉट में कंफ्यूज करने लगेंगे। आपको लगेगा यार, मैं आपको पूछूंगा चल बता सिलिकॉन का पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है सिलिकॉन डायोड का? आप बोलोगे 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट होता है क्या? सिलिकॉन का पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो क्या चीज है? कंप्लीटली डिफरेंट चीज है यार, वो डेल्टा ईजी था। ठीक है, और यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, और वी नॉट क्या है? जर्मेनियम के केस। ठीक है, तो इसको क्लियर रखिए दोनों को, डेल्टा ईजी एंड वी नॉट दोनों अलग अलग चीज।
चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हाँ बायसी। चलिए सब लोग फटाफट 2 मिनट लिखिए मेरे साथ। अब हम क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। ये जो पीएन जंक्शन बना इसको हम अब से क्या बोलना शुरू कर रहे हैं, डायोड। क्या बोलेंगे, डायोड। और इस डायोड में हम क्या लगाए जा रहे हैं, बैटरी। दोनों सिरों पर 2 सिरे हैं इसके, एक पी साइड एक एन साइड। 2 सिरों के बीच में हम एक बैटरी जोड़ने वाले हैं। इस बैटरी जोड़ने को ही हम बायसी करना बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आप थोड़ा सा यहाँ पर लिखिए मेरे साथ बायसी। बायसी से पहले छोटा सा पॉइंट पर बात कर लें, हम डायोड किसको बोल रहे हैं, डायोड हम किसको बोल रहे हैं देख लेते हैं। ये आपका पी एन, ये जो पी एन क्रिस्टल है इसका इक्विवेलेंट मैं एक सिंबल बना रहा हूँ। डायोड का सिंबल देख लीजिए, सबको पता है ये डायोड का सिंबल होता है। जैसे रेजिस्टेंस का एक सिंबल है, कैपेसिटर का एक सिंबल है, ऐसे ही डायोड का भी सिंबल है। इसमें ये वाली साइड है पी और ये है लाइन है। ठीक है, और हम इसके बाद पढ़ रहे हैं क्या, बायसी। बायसी किसको बोलते हैं, टू कनेक्ट battery across diode। ठीक है, इसमें फर्स्ट 2 तरह की बायसी होती है। एक बात सुनिए, भाई मेरा पीएम जो ये क्रिस्टल है इसको डायोड बोल रहा हूँ। एक बात समझिए, मैं 2 तरीके से बैटरी जोड़ सकता हूँ। या तो मैं बैटरी का प्लस सिरा कहाँ जोड़ू, प्लस सिरा पी पर, माइनस सिरा एन पर, प्लस पी माइनस एन। तो ये एक बायसिंग होगी, एक तरीका होगा जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर हम उल्टा करते हैं, यानी पी साइड क्या जोड़ते हैं, बैटरी का नेगेटिव, और एन साइड क्या जोड़ते हैं पॉजिटिव, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ बना के बता देता हूँ, ये पी ये एन है, पी साइड बैटरी का क्या जोड़ा प्लस और एन साइड क्या जोड़ा माइनस, तो ये कौन सी बायसिंग कही जाएगी। अच्छा एक सिंपल सी बात समझिए, इसको डायोड में बैटरी जोड़ने को स्पेशल सा नाम क्यों दिया जा रहा है, उसको स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इसमें मैंने एक बैटरी जोड़ी 50 वोल्ट की, कितना करंट फ्लो होगा तो बता सकते हैं, रेजिस्टेंस कितना करंट फ्लो होगा, 5 ओम। क्या है वोल्टेज कितना लगाया आपने 50, जैसे कितना है 10 V बटा R, ये इतना तो पता होगा शायद सबको, I is V by R, 50 by 10 5 एम्पीयर करंट फ्लो। अब मुझे एक बात बताइए, ये अब कितना फ्लो होगा, ये क्या किया है, अरे बैटरी के टर्मिनल को अपोजिट कर दिया ना, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी। अब कितना करंट फ्लो होगा, अरे अभी भी 5 ही तो फ्लो होगा, 5 ही फ्लो होगा ना, कुछ फर्क पड़ा। तो रेजिस्टेंस में आप कैसे भी बैटरी जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन डायोड में पड़ता है। डायोड में अगर आप पी साइड बैटरी का प्लस एन पर माइनस जोड़ते हो तो उस केस में करंट फ्लो होता है, जिसको हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। मैं बताऊंगा कैसे होता है वो। और जब हम उल्टा कर रहे हैं, उल्टा क्या कर रहे हैं, पी साइड क्या जोड़ रहे हैं बैटरी का नेगेटिव और एन साइड क्या बैटरी का, उसको रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। उसमें करंट ऑलमोस्ट 0 फ्लो होता है। तो दोनों में फर्क है ना, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बायसिंग करना बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग हमारा पहला पॉइंट है। फॉरवर्ड बायसिंग करिए सब लोग, लिखिए इसको फटाफट। फर्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग पी साइड। अच्छा ये अभी मैंने समझा दिया आपको, पी साइड बैटरी का प्लस एन साइड बैटरी का माइनस। जबकि तरीका सही है ये बोलने का कि पी साइड हम हाई पोटेंशियल और एन साइड लो पोटेंशियल। मान लो पी साइड अगर मैंने प्लस 5 वोल्ट लगाया और एन साइड मैंने प्लस 2 वोल्ट लगाया, माइनस का जोड़ा है भी नहीं, और फिर भी ये कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि पी साइड हाई है और एन साइड लो है, इसलिए हाई लो बोलना ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है ना, चलिए तो ये चीज तो न्यूमेरिकल्स में मैं बताऊंगा डॉक्टर। पी साइड एचपी एन साइड एलपी, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। सिंपल सा एक शॉर्ट में लिख लिया। अब इस दौरान होता क्या है इसको समझते।
चलिए करिए इसको फॉरवर्ड बायस को थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। इसको बनाइए आप। लिख लीजिए, इसको समझते हैं। अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसमें क्या होगा बैटरी लगाने से उसको समझेंगे। कुछ चीजें यहाँ मैं ड्रॉ करूंगा, बाकी आउटलाइन पूरी तैयार कर दी है, आप लिख लीजिए इसको। और ये इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। रिवर्स बायसिंग बड़ी सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ अपने को एक छोटा सा अड़चन है, पोटेंशियल बैरियर। उस अड़चन को कंप्लीट करते हुए समझना, समझाता हूँ मैं अभी, है ना। और बाकी डायोड बहुत सिंपल है ना। इसके क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत सिंपल है। ये वाला फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे बनाइए तो कोई बात नहीं, ऐसे बता रहा था शिवा कितना बनाइए। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके डायोड के सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो जनरली पेपर में आ भी जाता है ये वाला पार्ट। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किसी भी सर्किट में करंट निकालना आना चाहिए, थोड़ा सा ओम्स लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये चैप्टर 12 पोर्शन का लास्ट चैप्टर होता है, तो ये मानकर चला जाता है कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ करके आए हैं, केवीएल वगैरह लगाना आपको आता है, ठीक है। तो अगर कोई बात नहीं, अगर अपने को प्रॉब्लम है उसमें तो वो चीज मैं बता कर चलूंगा। पर फिलहाल इसके जो क्वेश्चन होंगे नॉर्मल V बराबर आई आर की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी खास। केवीएल कहीं आगे यूज होता है तो मैं बता दूंगा, और उसका भी एक मेरे पास अल्टरनेट अप्रोच है, बिना केवीएल लगाए आगे क्वेश्चन आएंगे ट्रांजिस्टर, अभी तो क्वेश्चन। हाँ चलिए समझे इसको। चलिए तो एक बार सब लोग ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम, सब लोग पूरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में ये बात तो क्लियर है कि पी साइड बैटरी का प्लस सिरा, एन साइड बैटरी का माइनस सिरा जोड़ा। अब सब लोग ध्यान से सुनिए, एक यहाँ पर अड़चन थी, वो अड़चन किसी भी डायोड में, अड़चन मतलब पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर था। अच्छा पोटेंशियल बैरियर कहाँ पर है, ये पर्टिकुलर रीजन समझ आ रहा है कि ये मैं इसको कलर वही बना देता हूँ। कौन सा कलर है ये ब्लू है। ये रीजन, इसमें आपको पोटेंशियल बैरियर या डिप्रेशन लेयर आपको क्लियर है कौन सी है? क्या इस पर्टिकुलर रीजन में क्या आपको फ्री चार्ज लेयर दिख रहे हैं? नहीं, लेकिन इसके बाहर यहाँ पर सिर्फ मैंने होल, यहाँ पर मैंने उनकी पेरेंट न्यूक्लियस दिखाई थी, आयन दिखाई थी, मैंने सिर्फ क्या दिखाया है? होल्स, और मतलब जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो दिखाए। ये कौन सा साइड है? पी, ये कौन सा साइड है? एन। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बैटरी का प्लस सिरा मैंने पी से जोड़ा है, दो तरीके समझा रहा हूँ इस पूरे को करने के, दो तरीके। पहला तरीका सुनिए सब लोग, बैटरी का प्लस सिरा मैंने यहाँ जोड़ा है, माइनस सिरा यहाँ जुड़ा है। तो आप मुझे बताइए ये जो होल्स हैं पी साइड के, ये होल्स इस प्लस टर्मिनल के देखते हुए, प्लस को देखते हुए इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे? अट्रैक्ट नहीं होंगे, फिर कहाँ जाएंगे? रिपेल होंगे। पक्की बात है? हाँ तो सही बात है, ये होल जाएंगे इधर, रिपेल होकर वो लोग रिडक्शन की हो जाएंगे। अच्छा दूसरा, इधर की जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस टर्मिनल को देख करके इधर से रिपेल होंगे, यानी इधर दूर भागेगी, वो लोग दूर भाग रहे। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेजॉरिटी चार्ज के लिए होंगे जंक्शन की ओर अप्रोच कर रहे हैं। आप बताइए ट्रिपलेशन लेयर वाइड होगी या नैरो होगी?
बड़ा आराम से दिख रहा है यहाँ पर। जब चार्ज कैरियर जंक्शन की ओर आएंगे तो वो रीजन कम होता जाएगा जिस रीजन को आप डिप्लेशन लेयर बोल रहे थे, वो रीजन जिसमें चार्ज कैरियर एब्सेंट थे। तो ये दोनों इधर पास आ रहे हैं, इसका मतलब आपका पोटेंशियल बैरियर घटेगा या बढ़ेगा? पक्की बात है, घटेगा। अच्छा, अब एक सवाल, एक एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ। अगर मैंने ये बैरियर कितना होता है यहाँ पर सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन का डाउट लेके चलो, यहाँ पर कितना बैरियर था? 0.7 का बैरियर था, ठीक है। और आपने कहा फॉरवर्ड बायसिंग यानी ये प्लस माइनस लगाने पर इसमें डिप्लेशन लेयर क्या हो रही है? नैरो हो रही है। नैरो होने से आपको पता है कि पोटेंशियल बैरियर कम होता है। तो ये फर्स्ट केस में ले रहा हूँ। अगर अप्लाइड वोल्टेज, आपने जो वोल्टेज लगाई, मान लो आपने लगाई कितनी? 0.3 वोल्ट, ठीक है। बैरियर कितना है? 0.7। बैरियर है यहाँ पर 0.7 वोल्ट का, 0.3 नहीं लेता, चलो 0.4 ले लेता, ठीक है, 0.4 ले लेते हैं। 0.4 वोल्ट लगाई और बैरियर कितने का? बताओ बैरियर खत्म होगा क्या? बैरियर खत्म कब होगा? यानी डिप्लेशन लेयर पूरी तरह से खत्म कब होगी? जब आप जो वोल्टेज लगाएंगे वो बैरियर से ज्यादा होगा, तब ये बैरियर खत्म होगी। मतलब ये है कि इस होल को उधर पहुंचाने के लिए कितने का बैरियर, बैरियर क्यों बोल रहे हैं अब मतलब समझ आएगा। बैरियर कितने का है? होल को इधर से पहुंचने के लिए कितने का बैरियर क्रॉस करना है? 0.7 वोल्ट का बैरियर क्रॉस करना है। यानी आपको यहाँ पर जो बैटरी लगा रहे हो, बैटरी कम से कम कितने की लगानी पड़ेगी? 0.7 वोल्ट लगाएंगे तो ये वाले होल को इतनी एनर्जी मिलेगी वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाए। और सेम इलेक्ट्रॉन के लिए, इधर वाले इलेक्ट्रॉन को एन से बी पहुंचाने के लिए 0.7 वोल्ट लगाना जरूरी है। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा तरीका सुनिए, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। अब आप देखिए यहाँ पर हमने जो भी बैटरी लगाई है इसमें प्लस ही रहेंगे माइनस ही है। अच्छा, यहाँ पर जो जंक्शन पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन की तरफ पता है ना सबको? ये इसको फिर से ले लेता हूँ मैं, एन से पी की तरफ थी ना। जो पोटेंशियल बैरियर है या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन एन से पी है, क्लियर। और जो हम बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी भी तो पोटेंशियल डिफरेंस देती है। जैसे बैटरी में हाई साइड कौन सा? ये वाला, और लो ये वाला। तो बैटरी के हाई से लो यानी इस क्रिस्टल के अंदर बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा क्या? मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो किसने प्रोड्यूस किया है? बैटरी का हाई पोटेंशियल, बैटरी का लो पोटेंशियल। हाई और लो के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। अच्छा, अब तुम बताओ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है या अपोजिट में? यानी डेफिनेट सी बात है कि ये ई बैटरी, बैटरी का बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? कम करेगा, कम करेगा। अब तुम मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पोटेंशियल बैरियर से, पोटेंशियल डिफरेंस से बना है? ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस से बना है? 0.7 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से बना है। और आप कितना लगा रहे हो? 0.4 लगा रहे हो। तो आपका 0.4 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर पाएगा? तोड़ पाएगा क्या? आपको इस 0.7 वोल्ट के कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करने के लिए आपको भी कितनी वोल्टेज कम से कम लगानी पड़ेगी? 0.7, क्योंकि आप जो 0.7 लगाओगे उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो तभी तो इसको कंप्लीट कर पाएगा। तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये डिप्लेशन लेयर कब खत्म होगी? ये डिप्लेशन लेयर पतली होगी कि नहीं होगी? पतली होती 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 खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। लेकिन कब? जब आपने जो वोल्टेज लगाई वो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो या कम से कम उसके बराबर हो। तो पहला पॉइंट आपका सुनिए सब लोग, अगर अप्लाइड वोल्टेज जो है वो कितनी है? अप्लाइड वोल्टेज आपकी कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ चलिए, हाँ, अगर आपकी अप्लाइड वोल्टेज बैरियर से कम है, पहला पॉइंट देखिए सब लोग, वी वी क्या है पहले बताओ? वी क्या चीज है? अप्लाइड वोल्टेज। वी नोट से क्या वो कम है। अच्छा, कोई ये बताया मैंने अगर 0.4 वोल्ट लगाई, बैरियर 0.7 था, 0.4 लगाने पे बैरियर कुछ कम होगा या नहीं होगा? कितना हो जाएगा? बच कितना जाएगा? कोई बता सकता है? 0.7 था उसमें 0.4 आपने लगा दिया तो कम कितना बचा? यानी हम माइनस कर रहे हैं ना, बस। तो इफ v is less than v naught then v naught net, v naught net समझ लो, यानी नेट बचा हुआ बैरियर वो कितना होगा? v माइनस, बोलो सही है क्या? अब अगर सही है तो माइनस आ जाएगा क्योंकि v आपने कितना लगाया है? 0.4, v naught कितना है? कोई बात नहीं, हम मोड लगा लें, मोड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। अब v naught माइनस के लिए समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पर बताओ इसके हिसाब से कितना बैरियर बचा रहेगा? 0.3 रहेगा। अच्छा, और अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज, अच्छा इस केस में क्या करंट फ्लो होगा क्या?
करंट की बात करें, मैंने क्या कहा 0.4 वोल्ट लगाया आपने, तो ये होल बढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे आगे, लेकिन इनको क्रॉस करने के लिए कितना का बैरियर के वोल्टेज लगाना है? आपने 0.4 लगाया था, क्या 0.4 पर ही बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे? अब जब जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे, जंक्शन क्रॉस नहीं होगी तो क्या करंट फ्लो होगा क्या? यानी जब तक आपका बैरियर क्रॉस नहीं होगा तब तक करंट क्या मिलेगा आपको? ऑलमोस्ट जीरो। ये बात होती है। और आपका करंट कब फ्लो होना शुरू होगा? जब आपकी अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से ज्यादा है। तो इफ V इज ग्रेटर और इक्वल्स टू V नॉट, तब मुझे बताइए नीचे क्या लिखा मैंने? I will be due to majority carriers and it will be exponentially increasing। ऐसे ये थोड़ा खराब से हैंडराइटिंग में लिखा है, इसको मैं आगे नेक्स्ट में ले लूंगा फिर से। अच्छा, V नॉट नेट की बात करें, बैरियर कितना रह जाएगा आप इतना बताइए। अगर आपकी अप्लाइड वोल्टेज V नॉट से ज्यादा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोबारा से, कितनी वोल्ट लगाएं तो बताओ? कितने लगा ले? 1 लगा दें? चलो 1 वोल्ट लगा दिया, बताओ 1 वोल्ट लगाए तो बैरियर कितना बचेगा? कितना बैरियर बचेगा? जीरो। बताइए, कोई और आंसर है किसी का? बताइए मुझे, किसी को और कुछ आ रहा है क्या दिमाग में कि मैं अगर 1 वोल्ट लगा दूं तो कितना हो जाएगा बैरियर? अब क्या ये फॉर्मूला फॉलो करूं क्या? अरे यार साफ सी बात है, आपका बैरियर आपके इस होल को आप कितना इधर से उधर पहुंचाने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, आपने कितना लगा दिया? 1 वोल्ट लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, मतलब क्या होल क्रॉस करने लगा और इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने लगा? क्या सारे होल और इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करने लगे तो क्या वहीं पर भी डिप्लेशन लेयर बची? क्या डिप्लेशन लेयर वैनिश हो चुकी है? डिप्लेशन लेयर जीरो हो चुकी है, तो पोटेंशियल बैरियर जीरो हो चुका है। तो ये मैं सोचना कि हाँ 1 लगा दिए तो मैं क्या कर दूं? 1 में से 0.7 कम कर दूं तो कितना बचा? 0.3। ऐसा तो दिमाग में लग रहा है ना? नहीं, ठीक है ना? ये 0.3 नहीं बचेगा, कितना हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। आपकी डिप्लेशन लेयर जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट पोटेंशियल बैरियर। ये तरह से काम। इसका ग्राफ बनाते हैं सब लोग, देखिए क्या होना चाहिए। ये क्या है? V नॉट। इस स्केल एक्स स्केल पर क्या कर रहे हैं? V मतलब क्या? अप्लाइड वोल्टेज। FB मतलब फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, और ऊपर I करंट। अच्छा, अगर ग्राफ ऊपर उठता है इसका मतलब करंट बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। अच्छा, जीरो से शुरू करें, वोल्टेज आपने देखो 0 लगाई, 0.1 लगाई, देखना 0.2 लगाई, 0.3 लगाई, 0.4 V नॉट कितना है? तो जब तक आप V नॉट तक नहीं पहुंचे तब तक करंट ऑलमोस्ट कितना मिलने वाला है? जीरो। ये जीरो के आसपास ही नजर आ रहा है ना? जीरो मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपकी अप्लाइड वोल्टेज V नॉट से ज्यादा होगी, करंट क्या होगा? एक्सपोनेंशियली राइज करने लगे, क्योंकि सारे मेजॉरिटी के लिए जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे, करंट एक्सपोनेंशियली राइज होगा। अब इसमें ये पॉइंट जो होता है, खास सुन लेना, जहां पर से करंट अचानक से बढ़ता है एक्सपोनेंशियली, इस पॉइंट का नाम रखा जाता है कट इन वोल्टेज। एक और नाम होता है नी वोल्टेज। नी, ये नी जैसा है ना, तो इसलिए इसके दो नाम है। क्या क्या है? कट इन पॉइंट, या कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज, ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना पड़ता। और ये पोटेंशियल बैरियर ही तो है, पोटेंशियल बैरियर तीसरा नाम है। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, ये वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए। चलिए इसको बना लीजिए, और इसमें अगर कोई पॉइंट अगर आपको पूछना तो पूछ सकते हैं, कोई भी पॉइंट। मेन बस इतना सा मुद्दा है कि फॉरवर्ड बायसिंग में आपके लगाई हुई बैटरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन की ओर धकेल रही है, और जब जंक्शन की ओर धकेल रही है तो ऑब्वियस सी बात है डिप्लेशन लेयर का नैरो होना ऑब्वियस है। डिप्लेशन लेयर नैरो होगी, और डिप्लेशन लेयर नैरो होगी तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मैंने कहा था डिप्लेशन लेयर और वो नैरो होगी तो पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा। कम होगा तो कितना होगा? V माइनस V। लेकिन जीरो कब हो जाएगा? जब अप्लाइड वोल्टेज बैरियर से ज्यादा हो। बस ये दो केस दिमाग में रखिए। कर लिया भाई ये सबने? नोट कर लिया कि आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, इसमें 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए थ्योरेटिकल बेस पे। पहला पॉइंट क्या है कि अब जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसमें डिप्लेशन लेयर क्या होती है, नैरो या वाइड? डिप्लेशन लेयर क्या होती है? नैरो होती है। दूसरी चीज पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, कम या ज्यादा?
तीसरी चीज, जो करंट फ्लो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज के लिए कराते हैं या माइनॉरिटी? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की तो बात ही नहीं की अभी तक। और मुझे बताओ तीसरी चीज, करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? पी से एम या एल से पी? सबको पता है ना, दिख रहा है ना? तो फॉरवर्ड बायस करंट हमेशा P to N होता है। और एक लास्ट बात कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेजॉरिटी करवा रहे हैं। मेजॉरिटी जब भी कोई करंट फ्लो करवाएंगे उस करंट का एक ही नाम होगा, कौन सा? डिफ्यूजन। पहले भी मैंने बोला था। तो मेजॉरिटी के द्वारा फ्लो करवाया करंट को हम डिफ्यूजन ही बोलते हैं। ठीक है, चलो तो ये इतना लिख लिया सबने? इतना कर लिया सबने? ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं 3 पॉइंट्स जो मैंने बोले। फर्स्ट पॉइंट, इसको लिखना जरूरी है भाई, डिप्लेशन लेयर नैरो, ठीक है, वेट उसकी कम होती है। हाँ बोलिए। पोटेंशियल, एक सेकंड में लिख दूं, पोटेंशियल बेरियर पी नॉट डिक्रीजेस। तीसरा, करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स cold diffusion। ये वाला पेन अच्छा नहीं है, इससे हैंडराइटिंग कम अच्छी आती है। वो दूसरा ये अलग है, इसमें आवाज भी करता है। ठीक है, ये हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? ये लिख लो भाई सब लोग, क्या क्या बात करी कि डिप्लेशन लेयर नैरो, पोटेंशियल बैरियर खत्म कम हो जाएगा, करंट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स होल्ड डिफ्यूजन करंट एट फ्रॉम पी टू एन साइड। हाँ वो ऑलमोस्ट जीरो है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा होता है लेकिन आइडियली जीरो करंट ये हुआ। थ्योरेटिकली हम इसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जीरो ही करंट आएगा, थ्योरेटिकली कोई करंट फ्लो नहीं होता है। प्रैक्टिकली है कि कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेगा उसकी वजह से थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा अलग से बताऊंगा तुमको, ये मतलब अपने कोई यूज का नहीं है। ठीक है, वो प्रैक्टिकली करो ऐसा लगता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ अच्छा, एक लास्ट वर्ड इसमें लिखना है, रेजिस्टेंस। यहां से आ गया रेजिस्टेंस offered by diode in FB forward bias। ठीक है, तो फर्स्ट इज स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस, सेकंड इज डायनामिक या एसी रेजिस्टेंस। एक बार कल दोबारा बना देता हूँ। हाँ चलिए, एक लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, एक बताता हूँ, एक पॉइंट और है। कर ली, करिए। अब एक पढ़ के बता रहा हूँ सारा ना। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप कंप्लीट कर लेना ना, बस 1 मिनट का एक पॉइंट बचा है, कोई खास नहीं है। अच्छा सब लोग सुनिए, जो आपका डायोड है, जैसे मेरा पेन डायोड है, ठीक है, जब इसमें बैटरी लगाएंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, लेकिन ये जो डायोड है जब इसमें करंट फ्लो होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, तो ये डायोड कुछ ना कुछ हिंड्रेंस, कुछ अपोजिशन ऑफर करेगा किसको? करंट को। तो ये एग्जैक्ट, ये बिल्कुल प्लेन वायर की तरह नहीं है कि प्लेन वायर पे आपने बैटरी जोड़ दी जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। प्लेन वायर का रेजिस्टेंस क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं ना, वैसा नहीं है। डायोड जोड़ा आपने बैटरी के क्रॉस, तो उस डायोड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में बहुत कम होता है, लगभग 100 ओम के आसपास होता है।
ठीक है। अब वो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन किया जाता है, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से कैसे डिफाइन किया जाता है बताओ। रेजिस्टेंस क्या होता है, V बराबर आई आर लिखते हो ना, तो R V बाई आई हो गया। तो सिंपल सी बात पूछता हूँ, ये देखो ये मेरा I V कर्व है, आपको सवाल ऐसा देगा, बोले एक डायोड में 10 वोल्ट लगाने पर 1 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है, 10 वोल्ट लगाने पर 1 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो बताओ डायोड का रेजिस्टेंस क्या होगा। R क्या होता है, V बाई आई होता है ना, R क्या होता है V बाई आई, V कितना लगाया 10, करंट कितना फ्लो हुआ 1 मिली एम्पीयर, तो 10 बाई 1 मिली 10,000, 10 बाई 1 मिली कितना होता है 10,000 होता है ना, 10,000 ओम आ गए। तो ये एग्जांपल समझ में आया, जैसे यहाँ पे कर्व में आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वोल्टेज दी पता है V1, उसका कोरस्पोंडिंग करंट पता है I1, तो बोलो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेजिस्टेंस पूछे तो कितना आएगा V1 बाय I1। इसी को हम डीसी रेजिस्टेंस या स्टैटिक बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस निकाला गया है एक पर्टिकुलर फिक्स वोल्टेज पर निकाला गया है। डीसी भी क्या होती है, फिक्स वोल्टेज होती है ना, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा। अब सुनो यहाँ ध्यान से दोबारा दूसरी बात, दूसरी चीज है कि आपको एक सवाल ऐसा देगा कि आपने डायोड पे वोल्टेज 10 से बढ़ाकर 20 कर दी, चेंज हो रही है 10 से 20 हो रही है, तो उसमें करंट क्या हो रहा है 1 मिली से मान लो 3 मिली एम्पीयर तक जा रहा है। 10 वोल्टेज पर करंट कितना था 1 मिली, और 20 वोल्टेज पर कितना है 3 मिली, तो बताओ इस रेंज में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उस केस में आप रेजिस्टेंस को जो डिफाइन करेंगे वो क्या बोलेंगे, डायनामिक बोलेंगे या एसी बोलेंगे। और रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होगा, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, यानी इसको बोल सकते हैं डेल्टा V, और इसको बोल सकते हैं, तो बोलो निकल जाएगा कि वोल्टेज 10 से 20 की चेंज कितना हुआ 10 का, करंट 1 से 3 हुआ चेंज कितना हुआ 2 का, तो 10/2 मिली कितना आया 5000 आ गया क्या, तो ऐसे निकल जाएगा। और एक बात और बता लेने दो बस कि ये जो कर्व है इस कर्व का स्लोप, इस कर्व के मान लो 2 पॉइंट में बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये V1 वाला तो था एक और ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स, ये जो लाइन है इस लाइन का अगर तो स्लोप पूछना है तो स्लोप बता सकते हैं कैसे निकाला जाता है। स्लोप होता है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, इसका tan थीटा का स्लोप होता है। अच्छा यहाँ पर इसमें मैं इसमें यूं बढ़ा दूं, अच्छा ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये है डेल्टा आई, देखो आई के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है डेल्टा वी, ये देखना आता है क्या आपको, तो आप मुझे बताओ करंट आपका वोल्टेज V1 से यहाँ पर वोल्टेज कितनी है V2, तो V1 से V2 वोल्टेज करी तो ये डेल्टा वी हुई ना, और करंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग I1 से कितना हो गया I2 हो गया, तो ये जो वैल्यू है क्या हुई डेल्टा आई, और ये वाला जो एंगल हुआ थीटा है, तो बताओ इसका स्लोप क्या लिखा जाएगा, स्लोप ऑफ IV कर्व क्या होगा tan थीटा होगा, और tan थीटा किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय, ऐसा सुना है कभी, tan थीटा होगा डेल्टा आई बटा डेल्टा वी, और अब बताओ डेल्टा आई बटा डेल्टा वी आर होगा क्या, ये तो क्लियर है ना, डेल्टा आई बटा डेल्टा वी होगा 1/r, इसका मतलब इस IV कर्व का स्लोप आपको r देगा, ये 1/r देगा, बस इतनी बात पर पहुंचना चाह रहा था, इसका मैंने लिख दिया ऐसा, सो योर दिस r विल बी 1 अपॉन स्लोप, ऐसा लिख दो, बोल सही है क्या, स्लोप 1/r के बराबर है या r 1/, तो आप स्लोप निकालिए उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, दिस विल बी योर रेजिस्टेंस, ठीक है, स्लोप ऑफ IV, ठीक है IV का, तो इसको आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है, और ये इस पर अपन क्वेश्चन कर लेंगे अगली क्लास में, इस रेजिस्टेंस वाले पार्ट पे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसान सा पार्ट है, दिखने में ऐसा लग सकता है आपको, मैंने एग्जांपल दिया ना अभी बोल के आपको, बस वही क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए तो अभी आपको अगली क्लास में 38 क्वेश्चन जरूर करके आने हैं, ठीक है, उसको अपन जरूर डिस्कस करेंगे।